हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DSSB PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हुआ था 2015 में, और ये पार्ट 25 है। इससे पहले मैं 24 पार्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, ताकि आंसर के साथ साथ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको पता चलता रहे और उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। DSSB के साथ साथ अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वो UGC नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, MCOM, DSSB, NVS, KVS, सभी के लिए ये पेपर इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बैकग्राउंड में जो क्वेश्चन है ना वो कॉमर्स के ही हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 126 क्वेश्चन जो है, क्योंकि 125 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। व्हाट 3 वर्ड्स डिफाइन मोटिवेशन? इनमें से ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन से 3 वर्ड्स मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास परसिस्टेंस, फेयरनेस, एम्बिशन, डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी, या फिर डिज़ायर, परसिस्टेंस एंड फेयरनेस, या फिर इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, देन आप अपना आंसर चूज़ कीजिए। उसके बाद अपना आंसर आपको मैच करना है। ओके, तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मोटिवेशन एक्चुअल में होता क्या है? कोई भी काम करने के लिए क्या ऐसा कॉज होता है जो उस काम को करने के लिए आपको मजबूर करता है? क्या कॉज करता है कि आपको ये काम करना ही है? चाहे फिर वो छोटी से छोटी थिंग को, आपको एक बुक पढ़नी है या उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है आपको इन्जॉय करना है। अगर आप कोई कॉमिक बुक पढ़ रहे हो या कोई आपको नॉलेजेबल बुक पढ़नी है तो आपको नॉलेज गेन करनी है, लेकिन कोई ना कोई मोटिव होता है हर काम के पीछे। अगर आपको पानी भी पीना है तो आपको अपनी प्यास बुझानी है, लाइक, ठीक है। तो कोई भी आप छोटा से छोटा काम करते हो, वो करने के लिए आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, क्या कारण है उसको करने का, दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन, राइट। तो मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस दैट काउंट एन इंडिविजुअल इंटेंसिटी, कि मतलब आप कितनी जल्दी किसी काम को करना चाहते हो, कितना हार्ड वर्क उस चीज़ के लिए करना चाहते हो। सेकेंड इज़ डायरेक्शन, कि जो आप काम कर रहे हो, जो एक्चुअल में आप अपना गेन करना चाहते हो गोल, वो राइट डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा। और थर्ड चीज़ इज़ परसिस्टेंस, कि आप उसको कितने टाइम तक मेंटेन करके रखना चाहते हो। तो ये 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी मोटिवेशन के अंदर। तो इंटेंसिटी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, हाउ हार्ड एन एम्प्लॉय ट्राइज, मतलब आप कितना फास्ट करना चाहते हो, कितनी जल्दी उस चीज़ को अचीव करना चाहते हो, उसके लिए कितनी मेहनत करना चाहते हो। डायरेक्शन इज़ की मतलब, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन जो है वो कॉमर्स में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट दिलाना चाहते हो, तो आप उसके राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस, आप उसको कितने टाइम तक, जो एम्प्लॉई है वो कितने टाइम तक उसको मेंटेन करके रखना चाहता है, कि मतलब अभी वो अचीव कर लिया और आगे भी उसको अच्छे एफर्ट्स करने हैं ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आगे भी सेम क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस को भी थोड़ा सा डिफाइन करा है मैंने। अलग अलग टाइप के मोटिवेशन हो सकते हैं। एक पेयर होता है इनका पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप किसी पर्सन को उसकी अच्छी बातों के लिए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आगे भी वो फ्यूचर में उस काम को रिपीट करेगा, ताकि फ्यूचर में भी उसको रिकॉग्निशन मिले, राइट। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव को मोटिवेशन। लेकिन अगर आप कोई थ्रेट दे रहे हैं किसी पर्सन को कि अगर आपने ठीक से काम नहीं करा उस एम्प्लॉय को तो आपको डीमोट कर दिया जाएगा या फिर आपको जॉब से फायर कर दिया जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन, जो आपको गलत काम करने से रोक रहा है और अच्छे काम करने के लिए आपको फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव भी हो सकता है मोटिवेशन और पॉजिटिव भी हो सकता है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो है यहाँ पे जो आपके अंदर से निकल के नहीं आ रहा, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, लेकिन अंदर से जो एक मोटिव निकल के आता है, जो ड्राइव निकल के आती है ना, वो नहीं आप फेस कर रहे हो। तो यहाँ पे हम अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जो आपका जो वर्क है, जो आपका जॉब है, उससे निकल के नहीं आ रहा, मतलब उससे आप उतना सेटिस्फाई नहीं हो, लेकिन अदर उससे फैक्टर रिलेटेड है, लाइक आपको सैलरी अच्छी मिल रही है या और कोई अचीवमेंट मिल रही है जिसकी वजह से आप वो जॉब कर रहे हो। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पे क्या होगा, जो आपके अंदर से निकल के आ रहा है, जो काम आप एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो उसी में आपको खुशी मिल रही है और आप मोटिवेट होकर उस काम को कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो फाइनेंशियल मोटिवेशन नाम से पता चल रहा है रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म्स, कि आपको वेजेस अच्छे मिल रहे हैं, सैलरी अच्छी मिल रही है, कोई और मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मोटिवेशन। एंड नॉन फाइनेंशियल जो आपको अदर चीज़ें लाइक किसी ने रिकॉग्नाइज कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है, जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड नहीं है, और अदर फैक्टर्स जो हैं वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, ठीक है। तो ये जो
हम चीज़ें यूज़ करते हैं किसी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए, इनको बोला जाता है मोटिवेटर्स। ठीक है, तो मोटिवेशन तो क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया पूरा, एंड जो चीज़ें आपको मोटिवेट करें दैट इज कॉल्ड मोटिवेटर्स। तो यहाँ पे ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इनको आप खुद से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरी ऑफ फैक्ट्री क्लर्क इज ट्रीटेड एज, जो फैक्ट्री का क्लर्क होता है, यहाँ पे ध्यान रखना फैक्ट्री की बात हो रही है और क्लर्क की बात हो रही है, इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। तो फटाफट से वीडियो को 1 सेकेंड के लिए पॉज कीजिए और अपना आंसर बताइए। तो यहाँ पे आई होप मोस्टली लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है वो क्या होगी, वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से अटैच है, वो ही प्रोड्यूस कर रही हैं गुड्स को, तो वो क्या होगी, हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोडक्शन से, लेकिन वो एड कर रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में, लाइक आपका जो सुपरवाइजर हो गया। ठीक है, तो सुपरवाइजर क्या कर रहा है, जो डायरेक्टली लेबर लगी हुई है प्रोडक्शन के अंदर उसको सुपरवाइज कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो लेबर है वो अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही। कोई इक्विपमेंट हैंडलर हो गया, जो वहाँ पे मशीन्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो उनको वो देख रेख कर रहा है या आपको सेटअप करके दे रहा है, तो वो प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा लेकिन एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपकी प्रोडक्शन करने में, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। और उसको जो आप पे करते हो, जो कॉस्ट इनकर हो रही है, उसको बोल देते हैं हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें भी समझ लेते हैं हम। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री जो क्लर्क है, आप देखो जो क्लर्क होगा ना वो डायरेक्टली प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे क्योंकि क्लर्क है तो वहाँ पे जो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी आपका जो छोटा मोटा हिसाब किताब होगा ये उसको देख रहा है वहाँ पे, तो डायरेक्टली लेबर तो नहीं है, डायरेक्ट लेबर तो नहीं हो गया ना, प्रोडक्शन नहीं कर रहा डायरेक्टली, लेकिन वहाँ पे एड कर रहा है और फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो लेबर में आ गया इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया। ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है। ओके, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट एक ही बात है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप थोड़ा सा देख सकते हो, लाइक अकाउंटिंग का कोई पर्सन हो गया या सेल्स का कोई पर्सन हो गया, मार्केटिंग का पर्सन हो गया। अब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर रहे, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको आगे एनालाइज कर रहे हैं, या कोई इंस्पेक्टर है जो इंस्पेक्ट कर रहा है, कोई सुपरवाइजर है, तो ये सारे लोग आ गए इनडायरेक्ट लेबर के अंदर। और डायरेक्ट कौन है, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स को, लाइक फॉर एग्जाम्पल असेंबली लाइन वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट था हमारे ऑप्शन में प्राइम कॉस्ट, तो इसको भी समझ लेते हैं। जो प्राइम कॉस्ट होती है ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनती है, रॉ मटेरियल कितना यूज़ कर रहे हो आप अपने प्रोडक्शन में, और जो लेबर कॉस्ट आ रही है फिनिश्ड गुड्स को बनाने में, तो दोनों चीज़ों को मिला के बनती है हमारी प्राइम कॉस्ट। मीन्स इट इज़ द समेशन ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओके, देन एक होती है हमारी कन्वर्जन कॉस्ट। अब नाम से पता चल रहा है कन्वर्जन कॉस्ट मतलब जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जो कॉस्ट आई दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। तो इसके अंदर कभी भी हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में यहाँ जो बीच में कॉस्ट अराइज होती है इसको हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। कन्वर्ट करने में कितनी कॉस्ट अराइज हुई है, ठीक है, तो ऑब्वियसली लेबर का यूज़ हुआ होगा वहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए, लेबर ने कुछ वहाँ पे प्रोसेसिंग की होगी तो जाके वो गुड कन्वर्ट हुई, और साथ में लेबर के साथ साथ कुछ अदर आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं जिनको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओके, तो आई होप ये चीज़ें अब आपको एक एक करके क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस बाय फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो लॉस बाय फायर हुआ है और ये किसका एग्जाम्पल है, नॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल है, एबनॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट का एग्जाम्पल है, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप यहाँ पे नहीं बता सकते कि ये किसका एग्जाम्पल है। ओके, तो फटाफट से आप अपना आंसर चूज कीजिए, देन यहाँ पे हम आंसर मैच करेंगे। तो आई होप सभी को पता होगा द करेक्ट ऑप्शन इज एबनॉर्मल लॉस। ओके, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है, जो अनअवॉइडेबल है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि इस लॉस से आप बच सकते हो। सपोज एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पे, इवॉर्पोरेशन हो गया, कोई ऐसी चीज़ें जो इवॉर्पोरेट हो जाती है, अगर आपने उसको रॉ मटेरियल कोई ऐसा जो इवॉर्पोरेट हो जाता है तो वो होगा ही, नॉर्मल सा है, वो नेचुरल कॉज है उसका, ठीक है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। या फिर नॉर्मल लीकेज है कि इतना तो होगा ही होगा, स्पॉइलेज हो गया, कोई ब्रेक डाउन हो गया, या कोई चीज़ सूख गई, ऐसी कोई चीज़ है जो जिसको रखे रहो तो वो सूख जाती है, ठीक है, और वो यूज़ नहीं हुई है अभी प्रोडक्शन में, तो दीज आर कॉल्ड नॉर्मल लॉस, जो कि नेचुरल प्रोसेस के लिए कॉजेज़ की वजह से हो रहे हैं, इनको आप रोक नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते कि यस अगर मैं ऐसा कोई स्टेप ले लेता तो ये अवॉइड हो जाता और ये वाला लॉस हमारा नहीं होता। ये वो लॉस हैं जो होंगे ही होंगे। ओके, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो वाले लॉस होते हैं जिनको अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें, अगर
केयरफुली अगर थोड़ा सा काम करें तो ऐसे लॉसेस को बचाया जा सकता है। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, जो एक्सीडेंटल लॉस हैं या फिर वो लॉस हैं जो अवॉइडेबल थे, जिनको आप अवॉइड भी कर सकते थे, दीज आर कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। ओके, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट हो गया। अगर सपोज आपके ट्रांजिट में गुड्स आ रही है या आपकी फैक्ट्री में या गोडाउन में कोई गुड्स पड़ी है, उनको कोई चोरी करके ले गया, तो उसको आप बचा सकते थे। आप अपनी केयरफुलनेस दिखा सकते थे वहाँ पे कि लाइक आप कोई वहाँ पे गार्ड वगैरह को आप प्रोविज़न कर दें वहाँ पे कि वो चोरी ना हो, या अपने ऐसे कुछ सिक्योरिटी के इंतज़ाम करके रहें कि चोरी से वो बचाया जा सकता था। ठीक है, लॉस बाय फायर हो गया, आग लग गई आपकी जो वहाँ पे लापरवाही की वजह से, या फिर क्या कहते हैं जो गुड्स हैं वो लॉस हो गए ट्रांजिट में, तो ये क्या है, सारे एबनॉर्मल लॉसेस हैं। इनको आप अवॉइड कर सकते थे, फिर भी ये लॉसेस हो गए। तो जो हमारा क्वेश्चन था, लॉस बाय फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, कोई फायर कोई नेचुरल कॉज तो नहीं है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें तो आग लगनी ही लगनी है, तो वो नॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ राइज इन प्राइस लेवल, अगर आपके जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं, लाइक कोई गुड है ए, इसका पहले प्राइस 2 था, फिर 2.5 हुआ, फिर 3 हुआ, तो ये क्या है, राइज इन प्राइस हो रहा है। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटीरियल इशूड, तो जो सबसे सुटेबल मेथड होगा मटीरियल इशू करने का वो क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी आपको उसके बाद आई डोंट थिंक आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी, जस्ट आपको इसको ध्यान से सुनना है जो भी मैं अभी बताने वाली हूँ। ओके, तो ये मेथड आपको शायद याद आ गए होंगे, लीफो मेथड, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये सारे हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स होते हैं। ठीक है, जो आपकी इन्वेंट्री होती हैं, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो या रॉ मटेरियल हो, उसको मैनेज करते हो। आपकी कौन सी गुड्स आपने पहले परचेज करी, तो जो पहले परचेज करी उसी को पहले इशू करना है प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल को, या जो लेट परचेज करी उसको इशू करना है, या हमें कोई इनका एवरेज मेथड लेके चलना है, मतलब एक एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इन मेथड्स को। यहाँ पे वैसे जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है लीफो, और इसका आंसर लीफो क्यों है ये भी अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं फीफो मेथड। देखो यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो नाम से पता चल रहा है जो पहले आएगा वो ही पहले जाएगा, मतलब जो रॉ मटेरियल आपके पास पहले आया है आप उसको इशू भी प्रोडक्शन के लिए पहले करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फीफो मेथड यूज़ कर रहे हो तो जो रॉ मटेरियल पहले आया आप उसी को पहले यूज़ करो, ये सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए होता है। रिकॉग्नाइज जो आप कर रहे हो अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कि आपकी जो कॉस्ट आपने जो गुड्स सोल्ड करी है उनको बनाने में कॉस्ट कितनी आई, और जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री बच गई है, जो मतलब आपने सेल नहीं करा है मटेरियल, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो बेसिकली उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये मेथड्स यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो जो मटेरियल सपोज आपने पहले खरीदा, 20 यूनिट्स आपने पहले मटेरियल की खरीदी एंड 30 यूनिट्स फिर बाद में खरीदी, अब प्रोडक्शन के लिए आपको 40 यूनिट्स चाहिए रॉ मटेरियल की। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 20 यूनिट्स आप यहाँ से ले जाओगे और 20 यूनिट्स आप यहाँ से ले जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे कि 30 सारी की सारी ले ली और 10 यहाँ से ले ली, नहीं, क्योंकि नाम ही क्या है, फीफो मेथड है। अब ऐसा भी होता है यहाँ पे कि इनके प्राइस अलग हो सकते हैं। हो सकता है ये 20 यूनिट्स जो हैं आपने 25 रुपीज़ की खरीदी थी, और ये जो 30 यूनिट्स खरीदी है ना आपने, ये 20 रुपीज़ के हिसाब से खरीदी हैं। तो अभी हम प्राइस की बात नहीं करते यहाँ पे, पहले दोनों मेथड समझ लेते हैं होते क्या। तो फीफो में क्या है, जो यूनिट पहले आपके पास आई है आप उसको ही इशू पहले करोगे प्रोडक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट इज लीफो मेथड, और इसकी फुल नेम जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब इसमें भी नाम से पता चल रहा है जो बाद में आया है उसको आप प्रोडक्शन के लिए पहले इशू कर दोगे। ओके, फॉर एग्जांपल जो अभी हमने लिया था, लाइक अभी 20 यूनिट्स आपने पहले परचेज करी रॉ मटेरियल की और 30 यूनिट्स आपने बाद में परचेज करी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो लास्ट में आया वो पहले यूज़ होगा। जो लास्ट में आया तो 30 यूनिट्स बाद में आई और 40 यूनिट्स हमें चाहिए, तो 30 हम यहाँ से ले लेंगे और बाकी की बची हुई 10 यूनिट्स हम पहले वाले में से ले लेंगे। तो जो लास्ट में आया पहले हमने उसको यूज़ करा, और जो फिर पहले आया था उसको हमने बाद में यूज़ करा, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इनके बेनिफिट्स क्या क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। सपोज आपकी जो गुड्स है जिनमें आप डीलिंग करते हो वो पेरिशेबल नेचर की है, मतलब कि कुछ टाइम में वो ख़राब हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, फीफो मेथड यूज़ करोगे, क्योंकि अगर आपने पहले वाली गुड्स यूज़ नहीं करी तो वो तो पेरिशेट हो जाएंगी, उनका तो फिर कोई यूज़ ही नहीं है ना, वो बेकार हो जाएंगी, आपके यूज़ की नहीं रहेंगी। तो ऐसे प्रोडक्ट लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए आपके, इन केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, फीफो। ठीक है, लेकिन लीफो कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, जहाँ पे जो गुड्स हैं
वो नॉन पेरिशेबल नेचर की होती हैं। और हर मेथड के अपने अपने जो कैलकुलेशन करने का मेथड है इन्वेंट्री को, अपने अपने मेरिट और अपने अपने डिमेरिट है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ समझ लेते हैं कि जब प्राइस राइज होते हैं या प्राइस फॉल करते हैं उस केस में हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा ही हुआ है सामने कि जब प्राइस राइज कर रहे हो तब लीफो मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन जब प्राइस फॉल कर रहे हो, मतलब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं। 20 यूनिट्स हमने परचेज़ करी 7 रुपीज़ के हिसाब से एंड 30 यूनिट्स हमने परचेज़ करी 10 रुपीज़ के हिसाब से। अब प्राइस क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, पर यूनिट का प्राइस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं और हमें सेल करनी है सपोज 40 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर हम फीफो मेथड यूज़ करें, दोनों मेथड ले लेते हैं हम यहाँ पे, पहले हम फीफो की बात कर लेते हैं। तो जब आप फीफो मेथड लोगे तो पहले आप ये वाली 20 यूनिट्स लोगे, राइट। तो 20 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू कितनी कॉस्ट आएगी हमारी, 140 आएगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे 20 यूनिट्स हमें यहाँ से लेनी पड़ेंगी, तो 20 इंटू 10 हमने यहाँ पे यूनिट्स ली, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 200 हो गई, ओके। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी निकल के आ गई यहाँ से, 340 निकल के आ गई, ओके। तो अब कॉस्ट कितनी आई हमारी, 340 निकल गई। अब लीफो में देखते हैं ज़रा इसको। जब आप लीफो मेथड यूज़ कर रहे हो तो आप 20 यूनिट्स कहाँ से लोगे, 10 वाले में से लोगे। तो 20 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 200, सॉरी 30 ले रहे हैं यहाँ पे हम, सारी की सारी ले लेंगे, तो ये हो गया आपका 300। उसके बाद यहाँ पे 10 यूनिट्स हम 7 वाली लेंगे, तो 10 इंटू 7 ये कितना हो गया 70। और कॉस्ट कितनी निकल के आई हमारी, 370 रुपीज़ हमारी कॉस्ट निकल के आ रही है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गई। अब यहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है और यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो अगर आप इसको टैक्स के पर्पज़ से देखोगे तो देखो, अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी दैट मीन्स प्रॉफिट आपका कम निकल के आएगा, राइट। और जब प्रॉफिट कम निकल के आएगा तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो भी कम होगी। जितना प्रॉफिट कम होगा आपको टैक्स भी उतना कम देना पड़ेगा। तो अगर हम टैक्स पर्पस से देखें यहाँ पे, तो जब प्राइस राइज हो रहे होते हैं हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, लीफो मेथड यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि लीफो मेथड में जब प्राइस राइज हो रहे हैं तो जो लीफो का मतलब क्या है, जो लास्ट में यूनिट्स आई हैं उनको हम कंसीडर करेंगे, और जो लास्ट में यूनिट आई है उनकी कॉस्ट भी क्या है, ज़्यादा है। तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो भी क्या निकल के आएगी, ज़्यादा निकल के आएगी, और उस वजह से हमारा प्रॉफिट कम शो होगा। और प्रॉफिट कम शो होगा तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होगी और हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा, राइट। और यही हमने फीफो में करा था, तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम निकल के आ रही। तो अगर कॉस्ट कम निकल के आएगी तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा और हमें टैक्स जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और ये दोनों मेथड जैसे कि मैंने बताया, एक्चुअल में आप इनको यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन ये पेपर पे यूज़ करे जाते हैं बेसिकली अपने प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो जब प्राइस राइज हो रहे हैं आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, लीफो मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट है कि जब प्राइस फॉल कर रहे हैं, अगर प्राइस फॉल कर रहे हैं तो जो आपकी स्टार्टिंग में यूनिट्स निकल के आई है उनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी और जो लास्ट वाली यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट कम होगी। तो देखो फीफो मेथड में क्या होगा कि स्टार्टिंग वाली कॉस्ट ज़्यादा है और फीफो में तो आप स्टार्टिंग वाले यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ज़्यादा निकल के आएगी, ओके। और जब आप लीफो मेथड यूज़ करोगे, लीफो में हम लास्ट वाली यूनिट्स लेते हैं जिनकी कॉस्ट क्या है, कम है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कम निकल के आएगी। तो हमें क्या देखना होता है, जहाँ पे कॉस्ट हमारी ज़्यादा निकल के आ रही होती है वो मेथड हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो कॉस्ट कहाँ पे निकल के आ रही है, फीफो में ज़्यादा निकल के आ रही है। तो जब प्राइस फॉल हो रहे होंगे फीफो लेना है हमें, और जब प्राइस राइज हो रहे होंगे तो हमें लीफो लेना है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो प्राइस फॉल, तो एफ और एफ से भी आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करने का वहाँ पे टाइम नहीं रहेगा। या तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो या फिर आप थोड़ा सा अपने माइंड में ये चीज़ें रख सकते हो। एफ और एफ मैच कर देना यहाँ पे, बाकी का जो दूसरा ऑप्शन है वो एक ही अल्टरनेटिव रह जाता है हमारे पास, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही कभी कभी पूछ लेता है कि जब फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं और प्राइस राइज हो रहा है, या फिर जब प्राइस राइज होता है तो कौन सा मेथड यूज़ करने पर हमारी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ज़्यादा आती है। देखो उल्टा होता है, जिस मेथड में कॉस्ट कम आएगी उस मेथड में आपकी जो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होगी वो ज़्यादा निकल के आएगी। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जब प्राइस राइज करते हैं तो हमारी कॉस्ट कब कम आती है, फीफो में हमारी कॉस्ट कम आती है, दैट मीन्स जो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होती है वो हमारी ज़्यादा होती है, और लीफो में वो उल्टा हो जाता है। क्लियर है। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एक बार और देख लेना इस वीडियो को, तो बाकी सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन से मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएँ। ये डिपेंड करता है आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू, मेन पर्पस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ऑप्शन है हमारे पास मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, ये मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट को, हेल्प इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हेल्प करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, एड इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस होता है उसको फिक्स करने में हेल्प करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, या फिर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन
टू मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग, या फिर मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सके और उस हिसाब से अपने एक्शंस को डायरेक्ट कर सकें। ओके, तो अब आपको यहाँ से एक बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना है अपना, तो फटाफट से आंसर चूज़ करो, देन मैच करते हैं। तो जब यहाँ से देखने से आपको लग रहा हो कि ये सारी चीज़ें ही कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है या मेन पर्पस होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर हम एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को चूज़ कर लें या इन्वेंट्री वैल्यूशन को चूज़ कर लें या सेलिंग प्राइस को ही चूज़ कर ले, तो ये एक फेयरनेस नहीं होगी यहाँ पे आंसर में, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता ऑल ऑफ द अबव, तो हम यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव को चूज़ कर लेते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव तो गिवन नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है ना हमारा, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि आप खुद सोचो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आएंगी, ये सारी चीज़ें क्या है, डिसीजन से ही तो निकल के आ रही है ना मैनेजमेंट के। तो जो मेन पर्पस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो ये होता है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए मैनेजमेंट को इंटरनल जो यूज़ के लिए, ताकि वो एक अच्छा सा डिसीजन ले पाए, जिससे वो अपना सेलिंग प्राइस भी ठीक से सेट कर पाएँ, इन्वेंट्री वैल्यूशन भी कर पाएँ और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज भी कर पाएँ। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल ऑफ द कंपनीज कॉस्ट, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स्ड कॉस्ट हो, ओके। लेकिन इसका जो मेन पर्पस होता है, ये सारी चीज़ें जो कॉस्ट का असर्टेनमेंट एनालिसिस है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिले, हमारा डाटा कलेक्ट हो जाए कि हमारा जो एक्चुअल में अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो क्या है, और उसके बेसिस पे हम फ्यूचर में बेटर डिसीजन ले पाएँ। तो बेसिकली ये जो मैनेजमेंट होती है हमारी, उसको असिस्ट करती है जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, ताकि वो अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले पाएँ। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। जितना एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने अपने एंड पे किया है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके जितनी भी एक्सप्लेनेशन है ना, इसको आप खुद से भी पढ़िए एक बार, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो अगर आपका इस रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपकी और भी वीडियोज़ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर पाएँ इसके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।